हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, ये क्लास 12 की हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आप जो है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा जो लेसन चल रहा है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन चल रहा है। हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन में हमने पिछले लेक्चर्स में जो है फ्रेयान क्या होते हैं, और उससे पहले जो है हमने और भी जो टॉपिक बनते हैं जैसे हाइलोएल्केन बनाने की विधियाँ, इनके रासायनिक गुण, या क्लोरोफॉर्म क्या है, इनको बनाने की विधि, सारी चीजों के बारे में हमने जो है डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम जो है पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड। आज हम एथिल ब्रोमाइड की बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ के इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या है और इनके उपयोग क्या है, इतनी बातें जो है इस क्लास में जानने वाले हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है एथिल ब्रोमाइड। देखिए, एथिल ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो इसका जो नाम बनता है, आईयूपीएसी नेम बनता है ब्रोमोएथेन होता है, यानी इसका आईयूपीएसी नेम ब्रोमोएथेन होता है। और अगर इसके फार्मूले की बात करें तो एथिल ब्रोमाइड कह रहा है मतलब C2H5 होगा और साथ में Br लगा होगा, तो इसका फार्मूला जो होगा C2H5Br, या कह सकते हैं CH3CH2Br। ये हमारा एथिल ब्रोमाइड है। तो एथिल ब्रोमाइड की हम बात करेंगे सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया कैसे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ये अक्सर जो है बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब भी पूछा गया है लॉन्ग में ही पूछा गया है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। देखो भाई, अगर हम प्रयोगशाला विधि की बात करें कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाया जाता है, तो देखो, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की जो हम विधि बताने जा रहे हैं, इसमें जो है एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए एथिल अल्कोहल, एक तो आपका C2H5OH होगा, एथिल अल्कोहल होगा, दूसरा पोटेशियम ब्रोमाइड होगा, KBr होगा, और तीसरा जो है आपका H2SO4 होगा, यानी सांद्र H2SO4। तीनों के मिश्रण का जब हम आसवन करते हैं तो हमें एथिल ब्रोमाइड बनता है। देखिए, अब ये कैसे बनता है, तो देखिए इसमें होता क्या। सर्वप्रथम जो है पोटेशियम ब्रोमाइड जो है H2SO4 से क्रिया करता है और HBr मुक्त करता है, और यही HBr फिर एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है और एथिल ब्रोमाइड बनाता है। कैसे बनाता है, देखिए, ये जो आपका पोटेशियम ब्रोमाइड है ये KBr है, और इसको जब हम H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये हमारा KBr जो है पोटेशियम ब्रोमाइड है, और ये हमारा कांग H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये? फ्यूरिक एसिड है। ठीक, कांग सल्फ्यूरिक एसिड यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन दोनों की जब आप क्रिया कराएंगे तो ध्यान रखना, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन एक Br के साथ HBr बना लेगा और ये इसी के साथ लग जाएगा, तो KHSO4 बन जाएगा। भाई के हमने यहाँ लगा दिया, H यहाँ से यहाँ लगा दिया, तो ये हमारा HBr जो है बनता है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है। ये कौन सा है? ये है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? यानी सबसे पहले क्या होगा कि KBr जो है H2SO4 से क्रिया करेगा और HBr मुक्त करेगा, यानी फ्री करेगा, और यही HBr जो है C2H5OH और प्लस HBr, मतलब ये हमारा एथिल अल्कोहल है। कौन है? एथिल अल्कोहल है, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया करेगा तो HOH मिलकर H2O बना लेगा और यहाँ Br लग जाएगा, तो ये हमारा C2H5Br बनेगा और साथ में H2O बनेगा। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, और इसी को ब्रोमोएथेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोमोइथेन। देखो, ये ब्रोमोएथेन जो है ये इसका आईयूपीएसी नेम है और ये इसका जनरल नेम है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, देखो कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 का मिश्रण जो है आपस में आसवन कराते हैं, जिससे हमें एथिल ब्रोमाइड बनता है। इसमें सर्वप्रथम जो है KBr और H2SO4 आपस में क्रिया करके HBr मुक्त करते हैं,
यही HBr जो है C2H5OH के साथ क्रिया करते हैं और एथिल ब्रोमाइड बनाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? इसका डायग्राम अगर देखना चाहो तो इसका हम डायग्राम आपको बना करके बता दें। सिद्धांत और अपक्रिया आपका ये हो जाएगा। अभी डायग्राम बना करके इसके जो है प्रोसेस बता देते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम एथिल ब्रोमाइड के विधि की बात करें, यानी इसको कैसे बनाया जाता है, इसका उपकरण क्या होता है, इसका डायग्राम क्या होता है, तो देखिए इसका एथिल प्रयोगशाला में जो एथिल ब्रोमाइड बनाए जाते हैं, इसका चित्र जो है इस प्रकार से होता है। इसमें एक गोल पेनी का फ्लास्क होता है, निकास नली होती है और ये हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर, और फिर ये एडाप्टर की सहायता से ग्राही, और ग्राही में ऊपर जो है आइस रखा होता है और नीचे हमारा जो है एथिल ब्रोमाइड जो है स्टोर होता है। तो ये इसका उपकरण है। आप क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए जो है उपकरणों को निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं या उपरोक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। अगर पहले आप डायग्राम बनाए रहेंगे तो उपरोक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, तब आप लिख रहे हो। और अगर मान लीजिए आप लिख रहे हो पहले और डायग्राम बाद में बनाओगे तो निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। जैसा आप लिखोगे करोगे वैसा आप कर लेना। ठीक, इसमें होता क्या है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, इसे बोलते हैं गोल पेंदी का फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 तथा KBr ले लेते हैं और मिश्रण को, ये सैंड बाथ है, सैंड बाथ बालूष्मक यानी बालूष्मक पर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। इतना लिख ले जाओगे ना। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा KBr ले लेते हैं और मिश्रण को बालू उष्मक पर जो है बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे जो है क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बना रहे हैं। तो एथिल ब्रोमाइड की वाष्प बनती है जिसे निकास नली की सहायता से संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, जल से भरे संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, जिससे जो है ये एथिल ब्रोमाइड द्रवित हो जाती है और इसे हम एडाप्टर की सहायता से जो है ग्राही में रखे आइस में जो है इसको जो है इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारा ग्राही है, रिसीवर, जिसमें ऊपर जो है आइस पड़ा रहता है, ठंडा जल होता है और नीचे जो है हमारा उसी में जो है एथिल ब्रोमाइड जो है बूंद बूंद करके गिरता रहता है। तो जिसे हम ग्राही में रखे आइस जल में जो है एकत्रित कर लेते हैं। तो समझ में आ गई बात। इस प्रकार से प्राप्त एथिल ब्रोमाइड जो होता है वो अशुद्ध होता है। कैसा होता है? अशुद्ध होता है। इसका शुद्धिकरण करने के लिए अगर हम बात करें शुद्धिकरण, तो इसका शुद्धिकरण करने के लिए जो हमारा एथिल ब्रोमाइड होता है इसको सर्वप्रथम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के हल्के विलयन के साथ धुलते हैं। हल्के विलयन के साथ जो है इसको कई बार धुलते हैं और उसके बाद फिर इसको जल द्वारा धुलते हैं, यानी H2O द्वारा जो है धुलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के हल्के विलयन के साथ इसको धुलते हैं कई बार, उसके बाद जल द्वारा कई बार धुलते हैं और फिर निर्जल करने के लिए CaCl2 निर्जल CaCl2 का उपयोग करते हैं, जिससे हमें जो है एथिल ब्रोमाइड, शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आई नहीं? देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, Na2CO3 हल्के विलयन द्वारा धुलते हैं, फिर H2O द्वारा धुलते हैं और निर्जल करने के लिए CaCl2 का उपयोग करते हैं, जिससे हमें शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो ये इसकी जो है प्रयोगशाला विधि है, जिसमें प्रयोगशाला में इस डायग्राम का जो है उपयोग किया गया है। समझ में आ गई होगी बात। अब हम इनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, अगर हम इसके भौतिक गुण की बात करें एथिल ब्रोमाइड के, तो बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। एथिल ब्रोमाइड रंगहीन, पहली बात तो एथिल ब्रोमाइड जो होता है जैसे वाटर होता है ऐसे ही होता है, रंगहीन होता है और वाष्पशील होता है। कैसा होता है? वाष्पशील होता है और सुगंधित होता है, यानी इसमें स्मेल भी आती है। ठीक है। और ये 38 डिग्री सेल्सियस वाला जो है भारी द्रव होता है। कैसा होता है? रंगहीन, वाष्पशील और भारी जो है 38 डिग्री सेल्सियस वाला द्रव होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। और आप जानते हैं ये कार्बनिक विलायक है। अरे कार्बनिक यौगिक है तो जाहिर सी बात है ये जल में तो आ विलय होगा, 100% जल में आ विलय होगा। हमने कहा था कुछ ही कंपाउंड होते हैं जो जल में विलय होते हैं
बाकी ये कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में ही विलय होते हैं। कौन सा विलय होता है अभी कोई मिला नहीं है, जब मिलेगा बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है जल में अविलय होते हैं किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। समझ में आ गई होगी कि ये जो है एथिल ब्रोमाइड के जो भौतिक गुण है, क्या गुण है। पहली बात तो ये रंगहीन होता है, सुगंधित होता है। कैसा होता है, थोड़ा इसमें स्मेल आती है, सुगंधित होता है और ये भारी द्रव होता है और जिसका क्वथनांक जो है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरा ये जल में अविलय होता है किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। समझ में आ गई बात। देखो भाई, अगर हम एथिल ब्रोमाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें यानी इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं जो है 1 2 3 4 5 प्रकार की अभिक्रियाएं जो है अलग अलग टाइप के प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी है। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी जो अदला बदली वाली अभिक्रिया है, थोड़ा इसमें उसमें मिला दिया, उसमें का इसमें मिला दिया जाए, इस प्रकार की अभिक्रिया जो है आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा टाइप का जो मिलेगा निराकरण अभिक्रिया यानी इलिमिनेशन रिएक्शन जो है, जैसे एथिल ब्रोमाइड से कोई चीज निकल जाए बाहर तो उसे निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अगले टाइप की अभिक्रिया जो मिलेगी धातुओं के साथ अभिक्रिया यानी ये जो है मेटल्स के साथ अभिक्रिया करते हैं। और अगले टाइप की अभिक्रिया है अपचयन यानी ये अपचयन अभिक्रिया भी जो है देते हैं। और अगली अभिक्रिया है अन्य अभिक्रिया यानी इन चारों पांचों के अलावा जो है कुछ अदर टाइप के भी रिएक्शन देते हैं। तो अगर हम एक एक रिएक्शन देखेंगे तो 5 रिएक्शन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले वाले में हम 2-3 रिएक्शन देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट हमें लगेंगे उस सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी भी हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, हम इसमें से 2-3 जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात। देखो सबसे पहले हम जो है एथिल ब्रोमाइड की जो अभिक्रिया देखेंगे नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, वो हमारा क्षारीय जलीय विलयन से अभिक्रिया यानी क्षारीय जो हमारा जलीय विलयन होगा उनके साथ अभिक्रिया करेंगे। क्षारीय जलीय विलयन में हमारा NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C2H5Br, ये हमारा है एथिल ब्रोमाइड और इस पर हम जलीय विलयन NaOH या चाहे आप KOH ले लो, ये जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। और जब इसकी अभिक्रिया हम जलीय करेंगे यानी जल की उपस्थिति में करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर Na+ चार्ज है और OH नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से C2H5Br में अगर देखा जाए तो Br नेगेटिव होगा तो ये प्लस होगा, तो ये Na पॉजिटिव Br नेगेटिव मिला देंगे और इसको मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा C2H5OH हो जाएगा और हमारा जो है NaBr बनेगा। ये जो बना है ये एथिल अल्कोहल है। क्या है ये, एथिल अल्कोहल है और ये सोडियम ब्रोमाइड है। यानी पहली अभिक्रिया हमने जो बताया आपके कि एथिल ब्रोमाइड जो है NaOH चलिए अभिक्रिया करता है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। समझ में आ गया होगा। देखो दूसरी अभिक्रिया हम बात करेंगे धातु एल्कोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। देखो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आपने पहली अभिक्रिया में जो देखा है Br जो है इसमें Na के साथ लग रहा है, OH यहाँ लग रहा है, यानी दोनों में अदला बदली ही हो रही है। तो यहाँ पर धातु एल्कोक्साइडों की साथ अभिक्रिया जो होगी इसमें भी अदला बदली होगी। जैसे हमारा ये जो है C2H5Br जो है एथिल ब्रोमाइड, ये धातु एल्कोक्साइड मतलब C2H5ONa, ये है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम इथॉक्साइड। नाम आप लोग भाई रटते चलो, जिसका नाम न याद हो नाम रट डालिएगा। किसका क्या नाम है, सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये आपका एथिल ब्रोमाइड है। क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड। बार बार नाम लिखोगे याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, Na और Br निकाल देना है, इनको आपस में जोड़ देना है तो बन जाएगा C2H5 और प्लस NaBr। आप देख रहे हैं कि ये Na जो है निकल के Br के साथ NaBr बना लिया तो C2H5 हमारा जो है जुड़ जाएगा। इसका नाम है डाई, दोनों साइड में एथिल लगा है तो नाम होगा डाई एथिल और बीच में ईथर खानदान है तो ये हमारा हो जाएगा ईथर। सोडियम ब्रोमाइड बना ही बना है। कुल मिला के अगर हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियमसन
संश्लेषण विधि, यानी यह विधि जो है विलियमसन संश्लेषण विधि जो है कहलाती है। इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, अगली जो अपक्रिया है वसा अम्लों के सिल्वर लवण से अपक्रिया। वसा अम्लों के सिल्वर लवण से अपक्रिया। तो देखिए वसा अम्लों के सिल्वर लवण की जो अपक्रिया है, जैसे मान लीजिए ये हमारा है CH3COOAg, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। क्या नाम है? सिल्वर एसीटेट। यह है वसा अम्ल का सिल्वर लवण। इस पर अगर हम C2H5Br की अपक्रिया कराते हैं, किसकी अपक्रिया कराओगे? एथिल ब्रोमाइड की। तो आप जानते हैं ये जो हमारा है CH3COO नेगेटिव बनेगा और Ag जो है प्लस चार्ज पे होता है, यानी हमेशा Ag जो है प्लस चार्ज रहता है और CH3COO नेगेटिव चार्ज होता है। और इसको आप जानते हैं C2H5 जो है प्लस चार्ज होता है और Br नेगेटिव चार्ज होता है। तो इधर का पॉजिटिव जो है इधर का नेगेटिव लगा देंगे, इधर का पॉजिटिव इधर नेगेटिव लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा CH3COO, ये हाई है CH3COO और इधर का C2H5 और प्लस इधर का Ag इधर का Br, ये हो जाएगा AgBr। इसका नाम जो होगा, ये एथिल है ये एसीटेट है, तो नाम जो होगा एथिल एसीटेट, जो कि एक प्रकार का क्या है? ईस्टर है। एथिल एसीटेट जो होता है एक प्रकार का ईस्टर है। आप क्या कहोगे? जब हम वसा अम्लों के सिल्वर लवण पर एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया कराते हैं तो हमें ईस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईस्टर प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? देखो इन सब अपक्रियाओं में आपने यही देखा कि दो हमने रिएक्टेंट लिए थे तो दो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, यानी दोनों में अदला बदली ही अपक्रिया आपको देखने को मिली होगी। अब हम देखिए पहले टाइप के जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है, ये बहुत सारी अपक्रियाएं हैं, हमें जो मेन लगा हमने आपको बता दिए। अब हम दूसरे टाइप की अपक्रिया की बात करें। देखो भाई, इसमें अगर हम निराकरण अपक्रिया की बात करें, निराकरण अपक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी सेकेंड टाइप की अपक्रिया जो आपको देखने को मिलेगी निराकरण अपक्रिया है। तो निराकरण अपक्रिया में सीधी सी बात है, एल्कोहलीय अगर हम KOH की अपक्रिया कराते हैं तो ये निराकरण अपक्रिया एथिल ब्रोमाइड देता है। कैसे देता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा C2H5Br है जो कि एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड की निराकरण अपक्रिया। निराकरण मतलब होता है कि हमारा कोई कंपाउंड हो उसमें से निकल जाए, उसमें कोई चीज लगे ना उसमें से निकल जाए, तो ऐसे अपक्रियाओं को निराकरण अपक्रिया कहते हैं। अब इसमें अगर हम KOH की अपक्रिया करते हैं, वो भी एल्कोहलिक, कैसा करते हैं? एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहलीय हो, ये हमारा जो होगा एल्कोहलीय होगा। कैसा होगा? एल्कोहलीय। तो जब एल्कोहलीय होगा तो देखो ये हमारा C2H5 जो Br लिखा है, तो ये हमारा जैसे मान लीजिए CH3CH2Br है, तो यहां से Br निकलेगा तो इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा और HBr बनकर निकलेगा। क्या निकलेगा? HBr। तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ पर देखो CH3 था, एक H निकल जाएगा, CH2 हो जाएगा और ये ऑलरेडी CH2 रहेगा ही। तो हमारा जो है एथीन बनता है। क्या बनता है? एथीन बनता है, या इसी को एथिलीन कहते हैं। अब ये जो हमारा एथिलीन बनेगा, अब ये HBr जब निकल के जाएगा तो आगे KOH है, तो ये KOH कुल मिला के ये K जो है इस Br के साथ KBr बना लेगा और OH के साथ H2O बना लेगा। तो आपका एक प्रोडक्ट एथिलीन हो जाएगा, एक H2O हो जाएगा, एक KBr हो जाएगा। कैसे बनेगा? एक बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KBr और प्लस H2O, तो इसका नाम है एथाइलिन, या इसी को एथीन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं भाई? अगर हम निराकरण अपक्रिया की बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो C2H5Br में से ही निकालेंगे। तो कब निकलेगा? जब एल्कोहलीय KOH लिया जाएगा, एल्कोहलीय KOH इसमें से HBr निकालेगा। क्या निकालेगा? HBr। और H जो है K के साथ देखो Br K के साथ KBr बना लेगा, OH H के साथ H2O बना लेगा और ये हमारा C2H5Br जो है एथाइलिन में परिवर्तित हो जाएगा। तो कुल मिला के एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहलीय KOH के साथ अपक्रिया कराने पर हमें एथाइलिन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम अगले टाइप की अपक्रिया देखो। अगर हम धातुओं के साथ एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया की बात करें
तो इसमें जैसे मान लीजिए हमारा C2H5Br है, इस पर अगर हम Mg मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा बन जाता है C2H5MgBr बन जाता है। क्या बन जाएगा, C2H5MgBr। इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये एक प्रकार का क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। समझ में आई बात नहीं? यानी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर। इसी तरीके से देखो अगली अभिक्रिया अगर इसमें बात किया जाए तो लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया, आप जानते हैं ये हमारा है C2H5Br, और इस पर अगर हम एलाई की अभिक्रिया कराते हैं दो पार्टिकल, तो लिथियम धातु के साथ कराएंगे तो एक LiBr बना लेगा, एक यहाँ लग जाएगा तो C2H5 Li बनेगा और साथ में LiBr बनेगा। तो ये जो बनेगा हमारा एथिल लिथियम जो है प्राप्त होगा। ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। अब हम अगली अभिक्रिया की बात करेंगे। देखो अगले टाइप की जो अभिक्रिया है हमारी एथिल ब्रोमाइड की, वो है अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो एथिल ब्रोमाइड का जब हम अपचयन कराएंगे C2H5Br का, अगर हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ अपचयन अभिक्रिया कराते हैं तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन एक Br के साथ HBr बना लेगा, एक यहाँ लग जाएगा तो C2H6 बनेगा और HBr बनेगा। ये हमारा इथेन होगा। क्या होगा, एथेन। तो सीधी सी बात, अब ये नेसेंट हाइड्रोजन लाएंगे कहां से भाई, H2/Ni ले लीजिए, यहां से भी आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। इसी तरीके से Zn या Na के साथ C2H5OH ले लीजिए तो यहाँ भी आपको नेसेंट हाइड्रोजन जो है देखने को मिलेगा। यानी विभिन्न अपचायकों की उपस्थिति में जब हम एथिल ब्रोमाइड का अपचयन कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो ये तो थी अपचयन अभिक्रिया। अब हम कुछ अन्य रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो भाई अदर रिएक्शन में अगर हम बात करें तो हमारा बेंजीन के साथ अभिक्रिया, यानी एथिल ब्रोमाइड की बेंजीन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो अब ये बेंजीन के साथ एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो होती है, यह अभिक्रिया फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। कैसे अभिक्रिया करते हैं, देखिए ये हमारा बेंजीन है, C6H6 बोला जाता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा है बेंजीन। क्या है, बेंजीन है। बेंजीन पर हम C2H5Br मतलब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराएंगे। किसकी कराओगे, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराओगे, ठीक। और यह अभिक्रिया कब करेगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जो है गर्म किया जाएगा। कब किया जाएगा भाई, निर्जल होगा। पहली बात तो इसमें जल नहीं होगा और दूसरी बात ये जो है गर्म किया जाएगा। अब सुनिए, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब इनसे कराओगे तो आपको ठीक से पता है जो भी बेंजीन रिंग होता है हर इसके कार्नर पर जो है हाइड्रोजन जो है लगे हुए होते हैं। आप इसको अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो बेंजीन रिंग होता है एक के बाद एक, पहली बात तो डबल और सिंगल बॉन्ड होता है और हर कार्नर पर जो है इसके जो है हाइड्रोजन एटम लगा हुआ होता है। तो एक हाइड्रोजन एटम जो है निकलेगा तो प्लस चार्ज बना के निकलेगा और Br के साथ जो है भाई आप जानते हैं यहाँ से H प्लस चार्ज बन के निकलेगा और Br पर निगेटिव ऑलरेडी होता ही है तो प्लस और निगेटिव निकल जाएगा तो C2H5 यहीं आके जुड़ जाएगा। तो ये आपका जो बनेगा ये यहाँ पे बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग पर C2H5 लग जाएगा, साथ में HBr बनेगा। ये हमारा होगा एथिल बेंजीन। क्या होगा, एथिल बेंजीन होगा, एथिल बेंजीन। और ये जो हमारा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो बात समझ में आई, यह अभिक्रिया फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब हम बेंजीन पर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी है रासायनिक गुण आपको एथिल ब्रोमाइड के समझ में आ गए होंगे। देखिए इससे पहले हमने जो एल्किल हाइड्राइडों के केमिकल प्रॉपर्टीज बताए थे वही सब प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी लगभग आपको देखने को मिलेंगे। अब एथिल ब्रोमाइड के उपयोग की बात कर लेते हैं।
इसको हम ऐसे जबानी बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला उपयोग ये है, एथिल ब्रोमाइड का उपयोग जो है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। यानी विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में जो है एथिल ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के कार्बनिक यौगिक बनाए जा रहे हैं, तो एथिल ब्रोमाइड का उपयोग जो है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। और जान लो दूसरा उपयोग जो है, ये जो है अस्थायी निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी एथिल ब्रोमाइड का उपयोग जो है अस्थायी निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। निश्चेतक मतलब बेहोशी करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। यानी ज्यादा समय तक अगर आपको बेहोश करना है किसी को, तो इसका उपयोग एथिल ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग किलर हो गया होगा। तीसरा उपयोग नोट कर लो, औषधियों के निर्माण में। यानी बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं जो एथिल ब्रोमाइड के द्वारा बनाई जाती हैं, तो औषधियों के निर्माण में भी जो इसका उपयोग किया जाता है, ये भी एक उपयोग हो गया। तो ये तीन उपयोग ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं तीनों उपयोग समझ में आ गया होगा। ये हमारा एथिल ब्रोमाइड जो है कंप्लीट हुआ। यानी एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है और इसका डायग्राम क्या होता है, इसकी विधि क्या होती है, हमने आपको बता दिए। इसके भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है और इसके उपयोग क्या है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में किसी नए टॉपिक के साथ जो एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए।